हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्क पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं जनन तंत्र के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो हमारे मादा जनन तंत्र और एक है नर जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनन के बारे में। जनन होता क्या है? जनन रिप्रोडक्शन जो भी जीव होते हैं, तो जीवों को अपने समान जो भी जीव उत्पन्न करते हैं या संतति उत्पन्न करते हैं उसे हम जनन कहते हैं। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है उसे हम जनन कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। मानवों में लैंगिक सेक्सुअल जनन पाया जाता है। मानवों में सेक्सुअल जनन पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये हमारे द्विलिंगी प्रक्रिया होती है, इसमें मादा युग्मक और नर युग्मक के द्वारा जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा इसके अंदर सेक्सुअल क्रिया जो लैंगिक क्रिया है संपन्न होती है। तो ये मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। यह प्रक्रिया द्विलिंगी प्रक्रिया होती है। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल प्रक्रिया होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है? द्विलिंगी में इसमें नर कोशिकाओं के द्वारा नर युग्मक और मादा कोशिकाओं के द्वारा मादा युग्मक, जो हमारी फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल के द्वारा हमारे गैमेट्स का निर्माण करते हैं। ये नर युग्मक मतलब शुक्राणु, नर युग्मकों में शुक्राणु, मादा युग्मकों में अंडाणु। जब इन दोनों का मतलब इन दोनों का क्रॉस होता है, मतलब नर के द्वारा शुक्राणु और मादा के द्वारा अंडाणु का जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या होता है कि जब नर शुक्राणु और अंडाणु जब फ्यूज होते हैं, मतलब ये दोनों निषेचित होते हैं, तो हमारे क्या होता है कि जाइगोट जिसे हम भ्रूण कहते हैं, भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के निर्माण के बाद हमारे एक मानव जो जीव होते हैं ये अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। एक जीव का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या होता है? नर युग्मक के द्वारा शुक्राणु का सेक्रेशन किया जाता है, मादा युग्मक के द्वारा अंडाणु का किया जाता है। ये मादा युग्मक शुक्राणु अंडाणु जब फर्टिलाइज होते हैं, निषेचित होते हैं, तो निषेचित होने के बाद हमारे क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं। और ये भ्रूण आगे चलकर हमारे जीव का निर्माण करता है। तो अब हम बात करते हैं इसके जो ये लक्षण होते हैं, सेक्सुअल जो मानवों में जो ये लक्षण पाए जाते हैं, लैंगिक लक्षण, ये कब विकसित होते हैं? अब हम बात करते हैं यौनारंभ, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। यौनारंभ, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हमारे नर जनन कोशिकाएं और मादा जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाओं का विकास होता है, जिसके कुछ लक्षण है, इनके बारे में हम बात करते हैं।
नर में पाए जाने वाले लक्षण। प्यूबर्टी के लक्षण हम बात करेंगे लक्षणों के, तो सबसे पहले हम मेल में बात करेंगे। तो नरों में जो लक्षण होते हैं इसमें सबसे पहले है हम आवाज का भारी होना। आवाज का भारी होना। खाक एवं जननांग क्षेत्रों एवं जननांग क्षेत्र में बालों का आना। बालों का आना। दाढ़ी मूंछ का आना। दाढ़ी मूंछ का आना। इस प्रकार ये नरों में पाए जाने वाले लक्षण हैं। ये नरों में प्यूबर्टी जो यौवनारंभ का है, ये हमारे 13 से 15 वर्ष की उम्र में यौवनारंभ ये संपूर्ण लक्षण दिखने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं मादा में पाए जाने वाले लक्षण। यौवनारंभ के जो लक्षण है मादा में पाए जाने वाले लक्षण। त्वचा का चिकनी होना, या तेलीय होना। दूसरा है खाक एवं जननांग क्षेत्रों में बालों का आना। खाक एवं जननांग क्षेत्रों में बालों का आना। थर्ड जो इसका लक्षण है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट रजोदर्म, रजोदर्म का आना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक चक्र है उसका प्रारंभ होना। और जो इसका लक्षण है खाक एवं जननांग क्षेत्रों में आना, बालों का आना, त्वचा का चिकनी होना। और ये हमारे जो मादाएं होती है, फीमेल्स होती है, उसमें ये 12 से 14 वर्ष की उम्र में संपन्न होते हैं, में संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार हमने बात की कि हमारे जो यौवनारंभ होता है ये क्या कब प्रारंभ होता है और इसके क्या लक्षण है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं जो हमारे नर के जो हार्मोन्स है, जो हमारी जनन कोशिकाओं के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट किए जाते हैं, स्रावण किए जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। जनन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन। तो हमारी जनन कोशिकाओं के द्वारा जो हमारे नर होते हैं, जो मेल होते हैं, मेल्स के अंदर क्या होता है कि हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सेक्रेशन किया जाता है। जो भी यौवनारंभ के लक्षण होते हैं, जो जनन कोशिकाओं में जो हमारे आगे जो भी लक्षण दिखते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। तो ये जनन कोशिकाओं के द्वारा नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन और मादाओं के अंदर फीमेल्स में क्या होता है कि हमारे एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। जो ये इनके लैंगिक परिपक्वता, जो हमारी लैंगिक परिपक्वता और जो ये यौवनारंभ के लक्षण है, मतलब लैंगिक अंगों का विकास, जनन अंगों का विकास, इसके लिए ये हमारे जिम्मेदार रहते हैं ये हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो लैंगिक परिपक्वता होती है, लैंगिक परिपक्वता सेक्सुअल मैच्योरिटी ये कब पूर्ण हो जाती है? ये हमारे 16 से 18 वर्ष की या 17 से 18 वर्ष की उम्र में लैंगिक परिपक्वता पूर्ण हो जाती है। और हमारे मादा के द्वारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और नर के द्वारा हमारे मेल के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। अब हम बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमारा जनन तंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र के बारे में हम बात करते हैं, ये दो भागों में विभाजित रहता है। दो भाग होते हैं इसके। फर्स्ट है प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकंड है द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जनन अंग छोटे होते हैं, सामान्यतः ये छोटे होते हैं, ये अंग छोटे होते हैं। यह लैंगिक कोशिकाओं, जो हमारी सेक्स सेल होती है, लैंगिक कोशिकाओं, सेक्स सेल एवं कुछ हार्मोन्स, जो हम आगे बात करने वाले कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन करती है, ये कुछ हार्मोन्स का स्राव करते हैं, तो ये अंग छोटे होते हैं। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये लैंगिक कोशिकाओं, सेक्स सेल एंड हमारे हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। ये गोनेड्स, ये जनद गोनेड्स कहलाते हैं। जो ये अंग होते हैं गोनेड्स कहलाते हैं, जो हार्मोन्स एंड सेक्स सेल का सेक्रेशन, सेक्स सेल का छोटे जो लैंगिक कोशिका में हार्मोन का स्राव करते हैं। और मेल के अंदर, जो नरों के अंदर इसको नर में इन्हें टेस्टिज या वृषण कहते हैं, ये वृषण हमारी उदर गुहा के बाहर की तरफ, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बाहर की तरफ जो ये आवरण है, ये जो संरचना है, ये हमारे वृषण की टेस्टिज की स्ट्रक्चर है। और जो ये आवरण दिख रहा है ये हमारे स्क्रोटम, वृषण कोश कहलाता है। यह उदर गुहा के बाहर की ओर वृषण कोश, जो हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, वृषण कोश स्क्रोटम के आवरण, वृषण कोश के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे टेस्टिज होते हैं, वृषण होते हैं, उनके दो भाग होते हैं। दो भाग मतलब एक तो हमारे शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, एक हमारे हार्मोन्स का सेक्रेशन करने का कार्य करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारे टेस्टिज होते हैं, टेस्टिज के क्या होते हैं कि दो भाग होते हैं, वृषण के दो भाग होते हैं। फर्स्ट है नर जनन कोशिका द्वारा
नर जनन कोशिका द्वारा शुक्राणु का निर्माण करना। जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु, ये क्या करते हैं, जब हमारे फीमेल्स में एक से जो ओव्यूल होता है उसको फर्टिलाइजेशन के द्वारा कनेक्ट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जाइगोट से हमारे एक जीव का निर्माण करते हैं। तो नर जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु का निर्माण। दूसरा जो इसका भाग है, हार्मोन्स का निर्माण, हार्मोन्स का सेक्रेशन, हार्मोन का स्राव, हार्मोन्स का स्राव। तो हार्मोन्स के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन रहता है, नरों के अंदर जो लैंगिक अंगों का जो परिपक्व या विकास मैच्योरिटी होती है, इस हार्मोन्स के द्वारा होती है। इसका ये भाग होते हैं। तो एक तो ये हार्मोन्स का सेक्रेशन, एक नर जनन कोशिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण, ये हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द्वितीयक जनन अंगों के बारे में। द्वितीयक जनन अंग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसके अंदर फर्स्ट आएगा स्क्रोटम, स्क्रोटम जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश, वृषण कोश क्या करते हैं, हमारे जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, तो वृषण कोश स्तर रखने का कार्य करते हैं, स्तर रखने का कार्य करते हैं। क्योंकि हमारी जो शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण जब होता है तो शुक्राणुओं को कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये तापमान को नियत बनाने का कार्य करेगा। तो ये क्या करेगा, हमारे वृषण कोश तापमान को नियत बनाएगा, और ये हमारे जो शुक्राणुओं के लिए, वृषण के लिए हमारे तापमान नियंत्रण यंत्र की तरह यह कार्य करेगा। तो इस प्रकार ये हमारे वृषण कोश हमारे वृषण का ताप नियंत्रण रखता है। इसका तापमान हमारे शरीर से कम होता है, इसका टेम्परेचर, इसका तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम होता है। ये जो वाली स्ट्रक्चर है, ये वृषण आ गए, जो ये स्ट्रक्चर, ये कैविटी, गुहा, ये हमारे स्क्रोटम कहलाती है, स्क्रोटम, वृषण कोश, इसके अंदर ही वृषण स्थित रहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, सेकंड जो इसका ऑर्गन है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, वासा डिफरेंस, ERENC, वासा डिफरेंस शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या करती है, ये हमारे शुक्राणुओं का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। ये हमारे शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, और ये हमारे शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी मिलकर एक संयुक्त नलिका का निर्माण करती है। तो इस प्रकार ये हमारे शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, पहुंचाती है। और इस शुक्रवाहिनी तथा मूत्रवाहिनी मिलकर एक संयुक्त नलिका का निर्माण करती है, नलिका का निर्माण करती है। अब जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, इसका शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स,
ये जो स्ट्रक्चर होती है हमारे, जो थैलेनुमा संरचना होती है सेमिनल वेसिकल्स शुक्राशय, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो शुक्रवाहिनी मतलब जो हमारी जो वासा डिफरेंस थी, शुक्रवाहिनी इसके अंदर हमारे शुक्राणुओं को लेकर आती है, मतलब शुक्राणुओं का प्रवेश इसके अंदर शुक्रवाहिनी के द्वारा होता है और एक थैलेनुमा संरचना होती है। इसके द्वारा एक तरल पदार्थ का सेक्रेशन किया जाता है। तरल पदार्थ का सेक्रेशन किया जाता है जो क्या करता है, हमारे वीर्य जो हमारा सीमन होता है इसके निर्माण के लिए निर्माण करता है। यह तरल पदार्थ हमारे वीर्य का निर्माण करता है जिसे हम सीमन कहते हैं। ये वीर्य को निर्माण करता है और यह शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति प्रदान करता है। ये क्या करता है, शुक्राशय के द्वारा शुक्राणुओं को गति, ऊर्जा तथा गति प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार शुक्राशय के अंदर क्या होता है कि जो हमारी शुक्रवाहिनी होती है यह शुक्राणुओं को शुक्राशय के अंदर लाती है और ये हमारे थैली के समान संरचना होती है। थैली के समान मतलब एक जो ये स्ट्रक्चर है एक थैली के समान संरचना दिख रही है और ये स्क्लन इसका शुक्राणुओं के द्वारा शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति प्रदान की जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जिसे हम ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड है ये अखरोट के समान जो संरचना दिख रही है ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती है। तो अखरोट के समान संरचना होती है तथा यह वीर्य या जो हमारे शुक्राणु होते हैं तो शुक्राणुओं के अंदर क्या करती है, ये तरल पदार्थ का सेक्रेशन करती है। तरल पदार्थ का यह ग्रंथि स्राव करती है। मतलब हमारे जो वीर्य का जो भाग होता है, जो तरल भाग होता है, वीर्य का जो भाग होता है उसमें यह वीर्य के तरल पदार्थ का स्राव करती है। यह तरल पदार्थ क्या करता है, हमारे शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति, ये भी गति प्रदान करने का कार्य करता है। ऊर्जा तथा गति प्रदान करता है। मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा, ये क्या होता है, हमारे ये जो अंग, ये पेशीय नलिका है, हमारे मस्कुलर कैनाल है जो मूत्राशय से निकलकर स्क्लन वाहिनी से मिलकर जो हमारे जो स्क्लन वाहिनी, जो शुक्रवाहिनी, जो इसके अंदर शुक्राणु रहता है तो मिलकर ये एक मूत्र जनन नलिका, जहाँ से हमारे मूत्र का भी स्खलन होता है और हमारे जो गैमेट्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनका भी इसके द्वारा स्खलन किया जाता है। इसमें से होकर मूत्र शुक्राणु जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी इसके द्वारा बाहर निकाला जाता है या सेक्रेशन किया जाता है, एक्सक्रेशन किया जाता है। तो इसमें से होकर मूत्र शुक्राणु प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव जो भी मटेरियल रहता है उसको बाहर निकालने का ये कार्य करती है। तो इसको हम यूरिनोजेनाइटल कैनाल, इसे मूत्र जनन नलिका, तो इसे यूरिनोजेनाइटल कैनाल कहते हैं। जो यूरिन और गैमेट, हमारे जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, उनका इसके द्वारा सेक्रेशन किया जाता है। तो मूत्र मार्ग में क्या होता है, हमने बात की कि शुक्राणु और हमारे जो मूत्र होता है उसको हमारे एक ही जो मूत्र जनन नलिका यूरिनोजेनाइटल कैनाल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। यह नलिका शिशन जो पेनिस होता है, पेनिस जो ये वाली स्ट्रक्चर, ये पेनिस कहलाती है। पेनिस से गुजरकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा निकलती है। जो ये स्ट्रक्चर है मूत्र जनन छिद्र, ये जो लंबी बेलनाकार संरचना आपको दिख रही है हमारे शिशन कहलाती है। और जो ये संरचना स्ट्रक्चर है इस मूत्र जनन छिद्र के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं शिशन के बारे में, पेनिस के बारे में। ये लंबा बेलनाकार अंग होता है। जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है लंबी बेलनाकार, ये हमारे पेनिस कहलाती है, शिशन कहलाती है। ये उत्थानशील, ये इरेक्टाइल उत्थानशील तथा मैथुनांग मतलब हमारे कैपुलेटरी ऑर्गन होता है। और ये उत्थानशील मैथुनांग अंग होता है, इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। और यह सामान्य अवस्था में छोटा तथा शिथिल रहता है, सामान्य अवस्था में छोटा तथा शिथिल रहता है तथा मूत्र विसर्जन का काम मतलब कार्य करता है। मतलब
मूत्र विसर्जन का ये क्या करता है, कार्य करता है। मतलब मूत्र को बाहर निकालने के लिए हमारे ये जो स्ट्रक्चर होती है मूत्र मार्ग, यूरिनो जेनाइटल अपर्चर इसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो मैथुन के समय जो हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट्स या फिर कोपुलेशन के समय जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है मैथुन की, तो उस समय ये क्या करता है, उत्थानशील मतलब इरेक्टाइल अवस्था में आकर हमारे जो सीमंस होता है, सीमंस मतलब जो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव हमारे जो गैमेट्स होते हैं उनको ये जननांग मतलब हमारे जो मादा जननांग होता है, मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार श्वसन के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ये हमारे एक तो मूत्र को त्याग करता है और जो हमारा सीमन होता है, वीर्य होता है, वीर्य को मादा के जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।